अध्याय 34। तू समझौता चाहता है। शुरू करते हैं। नरेंद्र, तू पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिल आया क्या? भुवनेश्वरी ने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा। हाँ माँ, मिल आया। क्या कहा उन्होंने? आश्वासन दिया है, वचन नहीं दिया, नरेंद्र बोला। वैसे उनका आश्वासन भी बहुत अर्थ रखता है। आश्वासन क्या और वचन क्या? मैं तो नौकरी की बात कर रही हूँ। भुवनेश्वरी के स्वर में कुछ अधैर्य था। नौकरी देंगे या नहीं? नरेंद्र के मन में आया कि माँ के इस अधैर्य पर हंस पड़े, किंतु माँ की चिंता ने उसे हंसने नहीं दिया। माँ सचमुच चिंतित थी। बात यह है माँ कि मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन की सुकिया स्ट्रीट वाली शाखा में भी एक अध्यापक का स्थान होने की संभावना है, किंतु अगले महीने चांपा तला में उनकी एक और शाखा भी खुलने वाली है। नरेंद्र ने माँ की ओर देखा। कुछ चर्चा ऐसी है कि वहां वे मुझे हेडमास्टर बना देंगे। तो फिर देख, भुवनेश्वरी ने उसे टोक दिया। सुकिया स्ट्रीट में स्कूल है और चांपा तला में खुलने वाला है। यहाँ अध्यापक का स्थान है और वहां हेडमास्टर का स्थान बनने वाला है। तू चुपचाप उसे स्वीकार कर। जो है, जो होने वाला है, वह जब हो लेगा तब देखा जाएगा। ऐसा न हो कि तू चांपा तला में खुलने वाली शाखा का हेडमास्टर बनने का स्वप्न ही देखता रह जाए और सुकिया स्ट्रीट में कोई और व्यक्ति अध्यापक बनकर बैठ जाए। भुवनेश्वरी ने रुककर उसकी ओर देखा और फिर आदेश दिया कि जो नौकरी मिल रही है चुपचाप उसे स्वीकार कर। नरेंद्र हंसा। वही कर रहा हूं माँ, वही कर रहा हूं। भुवनेश्वरी कुछ शांत होकर बैठ गई। तेरी नौकरी लग जाए, घर में नियमित आय होने लगे तो आत्मा पर से कुछ बोझ कम हो। न सही तेरे पिता के समय की समृद्धि, किंतु घर में नियमित आहार तो हो। भुवनेश्वरी का स्वर कुछ कोमल हो गया। फिर तू चैन से अपनी पढ़ाई पूरी कर, वकील बन और अपने पिता के इन संबंधियों को संभाल। नरेंद्र आकर माँ के निकट बैठ गया और गंभीर स्वर में बोला। माँ, यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूं। उस स्थिति में भी भुवनेश्वरी के अधरों पर मुस्कान आ गई। अच्छा, अब तुझे माँ के बुरा मानने की इतनी चिंता हो गई कि उसके भय से तू सत्य भी नहीं बोलेगा? नहीं माँ, बोलूंगा तो सत्य ही, पर चिंता इतनी ही है कि वह सत्य अभी बोलूं या बाद के किसी समय के लिए टाल दूं। अभी बोल। भुवनेश्वरी के मुख पर तेज लहराया। सत्य को टालना भी धर्म नहीं है। तो माँ। बोलने से पहले नरेंद्र कुछ क्षण रुका। न्याय कहता है अन्याय का विरोध करो। अन्याय का विरोध करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। संघर्ष से युद्ध जन्म लेता है, इसलिए न्याय के लिए युद्ध भी करना पड़ता है। तू मुझे नीति शास्त्र पढ़ा रहा है? भुवनेश्वरी ने उसे विचित्र दृष्टि से देखा। तू सीधा साधा सच क्यों नहीं बोलता? सच ही बोल रहा हूं माँ, इतनी अधीर मत हो। नरेंद्र हंसा। किंतु शांति युद्ध की अपेक्षा सदा वरेण्य है। क्या अभिप्राय है तेरा? भुवनेश्वरी के स्वर में प्रखरता आई। तू अपने पिता के संबंधियों के विरुद्ध मकान का मुकदमा नहीं लड़ना चाहता? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, नरेंद्र बोला। तो और क्या कहा तूने? भुवनेश्वरी का स्वर तनिक भी शांत नहीं हुआ था। तू शांति की बात कर रहा है। हाँ, शांति की बात कर रहा हूं, नरेंद्र बोला, क्योंकि युद्ध करने के लिए युद्ध का खर्च भी झेलना पड़ता है। नरेंद्र ने माँ को देखा। मेरी नौकरी के संदर्भ में जिस समृद्धि की बात तुम कह रही थी माँ, वह कैसे आ सकती है यदि मेरा वेतन मुकदमे की फीस के रूप में ही खर्च होता रहे? उस खर्च से बचने के लिए हम अपना मकान छोड़ दें? भुवनेश्वरी ने पूछा। नहीं, नरेंद्र ने उत्तर दिया। आखिर पांडवों ने भी 5 गांव लेकर समझौता करने की बात कही थी। वे भी नहीं मिले तो अंततः युद्ध किया। यदि हमें भी 5 गांव मिल जाएं, तो युद्ध की स्थिति नहीं आएगी। तू समझौता चाहता है? हो जाए तो अच्छा ही है, नरेंद्र बोला। दोनों पक्ष मुकदमे के खर्च और परेशानी से बच जाएंगे, चाहे न्याय न भी मिले। जिस न्याय के लिए सब कुछ ध्वस्त हो जाए, उसका आग्रह अभी हम न ही करें तो क्या बुराई है? नरेंद्र धीरे से बोला। न्याय का अपना महत्व है, किंतु सहिष्णुता और दया भी कम मूल्यवान नहीं है माँ। भुवनेश्वरी को लगा वह अपने पुत्र के सम्मुख असहाय होती जा रही है। जिस संघर्ष की बात वह कर रही थी, उसका समर्थन वह नहीं कर रहा था। वैसे भी जो दया और सहिष्णुता की बात करता है, वह न्याय के लिए युद्ध नहीं करता। किंतु तभी भुवनेश्वरी का अपना ही मन बदल गया। ठीक ही तो कह रहा है नरेंद्र। यदि वे इस स्थिति में नहीं है कि काली काका के परिवार के साथ मुकदमेबाजी कर सकें, तो क्यों न वे लोग उनके साथ समझौता कर लें।
यदि एक आध कमरा छोड़कर उनका समझौता हो जाए तो मुकदमे की सारी परेशानी और खर्च से तो वे लोग बच ही जाएंगे। उसे लगा नरेंद्र युद्ध से भाग नहीं रहा, वह लंबे युद्ध को चतुराई से लड़ना सीख रहा है। जब भुवनेश्वरी के पुत्र अपनी शिक्षा समाप्त कर लेंगे, अपनी आजीविका अर्जित करने में समर्थ हो जाएंगे, तो वह अधिक बलपूर्वक मुकदमा लड़ सकेगी। क्या तुम्हारे पिता के संबंधियों ने समझौते की कोई बात कही है? भुवनेश्वरी ने पूछा। नहीं, नरेंद्र बोला, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे इस समय हमसे अधिक समर्थ हैं, वे समझौते की बात क्यों करेंगे? तो कौन करेगा? तुम करोगे माँ। नरेंद्र मुस्कुराया। तुम ठाकुर माँ के पास जाओ और उनसे किन्हीं भी शर्तों पर सम्मानजनक समझौते की चर्चा करो, ताकि दत्त परिवार के इन दोनों पक्षों को रही सही जमीन जायदाद कचहरी की भेंट न चढ़ानी पड़े। तुझे नहीं लगता कि मेरी ओर से इस प्रकार का प्रस्ताव होने पर उनकी उद्दंडता को और भी बल मिलेगा और उनके सम्मुख हम अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे? सम्मान? नरेंद्र ने जैसे हुंकार भरी। यह भी अहंकार का ही दूसरा नाम है माँ, जिसकी आड़ में मनुष्य अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक हिंसा करता है। भुवनेश्वरी ने तमक कर नरेंद्र की ओर देखा। मैं तो समझती थी कि दक्षिणेश्वर के साधु ने तेरी मति विवाह इत्यादि से ही विमुख की है, किंतु देखती हूं कि... क्या देख रही हो माँ? नरेंद्र मुस्कुरा रहा था। कि उसने तेरी मति ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि तुझे न अपनी धन संपत्ति की चिंता है, न अपने सम्मान और स्वाभिमान की। भुवनेश्वरी बोली। ऐसे क्या जीवन चलता है? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसे जीवन तो चलता है, संसार नहीं चलता। नरेंद्र गंभीर हो गया। मेरा स्वाभिमान और सम्मान नष्ट नहीं हुआ है। हाँ, अहंकार कुछ अंशों में विगलित अवश्य हो गया। अहंकार प्रेम का शत्रु है। उसके रहते हम अपने विपक्षी और विरोधी से प्रेम नहीं कर सकते, अतः उसे नष्ट कर देना चाहते हैं। पर यदि हमारा अहंकार मिट जाए तो हम अपने विरोधी से भी प्रेम कर सकते हैं, उसके अहित से चिंतित हो सकते हैं, अतः उसका हित करने का प्रयत्न कर सकते हैं। उसे सुधारना चाहते हैं, नष्ट करना नहीं। भुवनेश्वरी को लगा उसका मुख विस्मय से खुल गया है। उसने नरेंद्र का विद्रोही रूप देखा था। वह उद्दंड और स्वतंत्र हो सकता था, वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तर्क कर सकता था, किंतु यह अहंकार के विगलन की बात, विरोधी से प्रेम करने की बात। तुम्हें असुविधा हो तो मैं बात कहता हूं, नरेंद्र बोला, किंतु यदि बात करने मैं गया तो मुझे ठाकुर माँ से नहीं, काका से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ही जाऊंगी, भुवनेश्वरी बोली। स्त्रियों में समझौता होना फिर भी सरल है, पुरुषों में तो तकरार की ही अधिक संभावना है। भुवनेश्वरी ने झूठ नहीं कहा था, किंतु एक और बात जो उसके मन में थी वह छुपा गई। यदि नरेंद्र वहां बात करने गया और उसकी त्याग भावना कुछ अधिक मुखर हो गई, संधि की इच्छा अधिक प्रबल हो गई, तो संभव है वह सब कुछ उन्हीं को दे आए। उसे तो बस जीवन चलाना है, संसार नहीं चलाना। पता नहीं जीवन भी कब तक चलाना है।